मेरी बड़ी बहन अपने मंगेतर को नापसंद करती थी, इसीलिए शादी के दिन मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरी जगह तुम घूंघट पहनकर दुल्हन बनकर बैठ जाओ। जब तक तुम्हारा पता चलेगा इतनी देर में तो मैं यहाँ से भाग चली जाऊँगी। मेरे दिल में लालच आ गया क्योंकि मैं उस लड़के को पसंद करती थी, इसलिए मैंने बाजी के भागने का किसी को नहीं बताया, बल्कि खुद ही निकाह करके बैठ गई कि बाद में देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही पति कमरे में आया तो उसे देखकर दिल दहल गया, क्योंकि वह नहीं था जिससे मेरी शादी हुई थी। इतने में पीछे से मेरी बहन हंसते हुए आई और घर में शादी की तैयारी थी। हर तरफ हंगामा मचा हुआ था और करने वाले बहुत सारे काम थे। मैं इधर से उधर फिर रही थी। मेरी बड़ी बहन की शादी थी और छोटी बहन होने के नाते मुझे सारे काम करने थे। मैं फूल वाले गजरे ढूंढ रही थी कि अचानक से मेरी छोटी मामा की लड़की आकर कहने लगी कि तुम्हारी बहन तुम्हें कमरे में बुला रही है। मैंने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है, भला किस काम के लिए बुला रही होगी, क्योंकि अभी तो पार्लर वाली आई नहीं होगी। शायद उसे मुझे से किसी मदद की ज़रूरत होगी। मैं जल्दी से उसके कमरे में गई तो देखा कि मेरी बहन के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और अभी तक वह कपड़े पहनकर तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने हैरत से उससे पूछा कि बारात आने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है और तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो, तुमने यह लिबास क्यों नहीं पहना है? तो अचानक मेरे कदमों में गिर गई और मुझे समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रही है और अचानक से क्या हो गया है। मेरी बहन रोते हुए कहने लगी कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं हरगिज़ भी यह शादी नहीं करूँगी, तुम मेरी मदद करो। मैं सुनकर दंग रह गई थी। मैंने उसे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अभी कुछ ही देर में बारात आती होगी, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मेरी बहन कहने लगी कि मैं ऐसी नहीं कर सकती हूँ, मैं इस घर से जाने वाली हूँ, प्लीज़ इधर से भागने में मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं ज़बरदस्ती की शादी में हमेशा नाखुश रहूँगी और हो सकता है कि मैं किसी दिन तंग आकर अपनी जान भी दे दूँ। मैं घबरा गई और कहा कि बाजी आप क्या कह रही हो, भला मैं आपकी मदद किस तरीके से कर सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एंड शादी वाले दिन ही ड्रामा क्यों कर रही हो, और वह पहले से भी तो हमें बता सकती थी, लेकिन मंगनी तक और मंगनी के बाद से लेकर अब तक वह बिल्कुल खामोश रही थी और उसके किसी भी हरकत से हमें यह नहीं लगा था कि वह शादी से नाखुश है। और अब अचानक एंड टाइम पर उसे याद आ गया था कि वह किसी और को पसंद करती है। मेरी बहन मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी कि देखो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम मेरी जगह ये वाला जोड़ा पहनकर और घूंघट निकाल कर बैठ जाना, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम हो या मैं। अभी बारात आने में 1 से 1.5 घंटा है और जब तक मौलवी साहब आएंगे तब तक मैं 2 घंटे लग जाएंगे। इन 2 घंटों में शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर कोई चाहे मेरे कितने भी चाहे मुझे ढूंढ नहीं पा सकेगा। तुम्हें मेरे लिए करना ही होगा। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था और मैं सोच में पड़ गई थी कि अब मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरी बहन की और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप की इज़्ज़त, और मैं हर किसी भी हालत में अपने माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बहन को साफ मना कर दिया। लेकिन जब उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह इसी वक्त अपनी जान दे देगी, तो मुझे मजबूरन में उसकी बात माननी पड़ी। मैंने जल्दी से उसके कपड़े पहन लिए और घूंघट निकाल लिया, जबकि वह अपना कपड़ों वाला बैग लेकर पिछले दरवाजे से हमेशा के लिए चली गई थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया तो मेरे साथ क्या होगा। जब मौलवी साहब शादी के टाइम पर मेरा नाम बोलेंगे तो मैं क्या करूँगी। इस लड़के से साथ बाजी की मंगनी हुई थी, वह हमारे दूर का रिश्तेदार था और मैं उसे शुरू दिन से ही पसंद करती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी घर वालों को नहीं बताया था और उसका रिश्ता सिर्फ बाजी के लिए आ गया तो मुझे बहुत बुरा लगा।
और मैंने अपने दिल को समझा लिया और बाजी की मंगनी पक्की कर दी गई। और अब मैं इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस थी। जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसकी शादी बाजी से होने वाली थी और वह मेरा बहनोई बनने जा रहा है। अब मगर मैंने हालात में से समझौता कर लिया था, शायद किस्मत की भी मंजूरी नहीं थी, क्योंकि एंड टाइम पर बाजी घर से भाग चुकी थी और उसकी जगह मैं दुल्हन बनी बैठी थी। अचानक सोचते सोचते मैं चौंक गई कि क्या ये अच्छा होगा अगर किसी को पता चला कि बाजी भाग गई है, तो बदनामी अलग होगी और बारात भी वापस चली जाएगी। जबकि अगर मैं इसी की तरीके से घूंघट डाले बैठी रहती तो किसी को भी शक नहीं होता और हमारे माँ बाप की इज्जत बचने के साथ साथ मुझे भी अपनी मोहब्बत मिल जाती। मेरे दिल में लालच आ गया और मैंने सोच लिया कि अच्छा हो जाए अगर मैं बाजी की जगह दुल्हन बनी बैठी रहूं और मैं ही रुखसत होकर उसके साथ चली जाऊं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर शादी के बाद मैं रुखसत होकर जब अपने ससुराल जाऊंगी और वहां जाकर जब मेरे बारे में मेरा पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल भी निडर और बेखौफ हो चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो अपनी इज्जत बचानी थी और वह भी अपनी इज्जत बचाना चाहेंगे और वह भी मुझे कबूल कर लेंगे। इसी वजह से मैंने इरादा पक्का कर लिया और घूंघट नहीं हटाया और किसी को भी शक नहीं होने दिया कि घूंघट के पीछे मैं हूँ। मेरी अम्मा मुझ पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी। मैंने उन्हें फ़ोन करके बता दिया कि मैं काम में मशरूफ़ हूँ, तो अम्मा को भी तसल्ली हो गई और मेरी जान भी सुकून में आ गई। वरना तो मैं इसी डर में थी कि कहीं एंड टाइम पर मेरी गुमशुदगी का ढिंढोरा ना पिट जाए। और 2 घंटे हो गए थे और मेरे ख्याल में अब तक बाजी घर से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैंने उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो नंबर बंद आ रहा था। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई थी। मेरा दिल बहुत ही बुरी तरीके से धड़क रहा था। एक बार फिर से मेरी माँ मुझे ढूंढने लगी तो मैंने उन्हें फिर से मैसेज किया कि मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं मेहमानों के साथ आगे वाले टेबल पर बैठी हूँ, आप लोग देख लो। मुझे मालूम था कि यह मौका की नज़ाकत है कि ऐसे कि अम्मा मुझे तलाश करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। और वही हुआ कि उन्होंने मेरे कहने पर यकीन कर लिया और किसी ने मेरे बारे में पूछा तो उसने यही कहने लगी कि वह इधर ही है, उसके पैर में मोच आ गई है तो यहाँ तक नहीं आ सकती है। मैंने सोच लिया था कि अगर बाद में अम्मी और अब्बा मुझे डांटेंगे तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मैं तो आपकी इज्जत की खातिर अपनी बहन की जगह पर हूँ। थोड़ी देर में मेरी शादी हो गई और इस टाइम मेरा दिल बहुत ही पूरी तरीके से धड़क रहा था। मुझे तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैंने गाड़ी में बैठते ही एक बार फिर से बाजी को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका नंबर बंद ही मिला। मैंने अपने दूल्हे के चेहरे देखने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भी सहरा ही था। असल में हमारा ख़ानदान का रिवाज है कि दुल्हन घूंघट और दूल्हा सहरा पहनकर ही शादी करेंगे, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ और ना ही कोई एतराज़ है। जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल बार बार गलत होने का अंदेशा दे रहा था। मैं गाड़ी में अकेली उसके साथ बैठी हुई थी। थोड़ी देर में मैं ससुराल में पहुंच गई और मुझे इसी तरीके से घूंघट में ही कमरे में पहुंचा दिया गया था। मैं सोच रही थी कि न जाने अब क्या तमाशा होगा जब घूंघट उठाकर वह मेरा चेहरा देखेगा। बड़ी बहन की जगह मुझे पाकर उसका जाने क्या रवैया होगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वह अंदर आ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। उसने मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही मैं सोच रही थी कि मेरा घूंघट उठाते ही वह चीख पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने झटके से आंखें खोली तो मैंने देखा कि चीखने की बारी तो मेरी थी। मेरे पति की जगह पर कोई और लड़का था। वह तो नहीं था जिसे मैं पसंद करती थी और जिसकी शादी मेरी बहन से होने वाली थी। मैं घबरा गई और पीछे हटते हुए कहने लगी कि आप कौन हैं? वो हंसते हुए कहने लगा कि अरे तुम अपने पति को भूल गई हो, मैं ही तो तुम्हारा पति, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। वह ये क्या कह रहा था? क्या मेरे साथ कोई धोखा हुआ है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह मुझे कुछ न कहे बिना ही दरवाज़ा खोलने चला गया और दरवाजे से आने वाली हस्ती को देखकर मैं चौंकी रह गई। मेरी बहन हंसते हुए अंदर आ रही थी और उसके पीछे अंदर दाखिल होने वाला शख्स को देखकर
तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि वह तो वही लड़का था जिससे वह शादी करने से मना कर रही थी और घर से भाग गई थी, और ये दोनों एक साथ नज़र आ रहे थे। मैं दुल्हन के लिबास में यहाँ पर बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? मैंने बाजी को देखकर ही चिल्लाकर पूछा कि बाजी, ये सब क्या तमाशा है? क्या आपने मेरे साथ धोखा किया है? तब बाजी कहने लगी कि तुम्हारा साथ कोई धोखा या फरेब नहीं हुआ है। तुमने मेरी मदद करने को कहा था तो तुम्हें मेरी मदद कर दी। अब जल्दी से उठो और अपने घर चली जाओ, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता है कि तुम यहाँ पर हो। वह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैं हैरान होकर कहा कि आप यह क्या कह रही हैं? ये सब क्या है? मुझे कुछ बताओ तो। बाजी कहने लगी कि अभी यह मुनासिब मौका नहीं है, किसी दिन बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बाजी ने मुझे कपड़े दिए और कहा कि ये कपड़े पहनो, जल्दी से घर पर जाओ। जो दूल्हे वाले लिबास में था उसे बाजी कहने लगी कि जाओ, तुम इसे घर पे जल्दी से छोड़कर आ जाओ। मैं तो इस वक्त बिल्कुल ही सुन रह गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। वह लड़का अमन फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। मैंने उसे रास्ते में भी पूछने की कोशिश करी कि यह सब क्या चल रहा है, लेकिन वह मुझे कहने लगा कि मैं तो खुद नहीं जानता हूँ, मुझे तो बस जितना कहा गया था मैं तो उतना ही कर रहा हूँ। उसने मुझे घर से थोड़ी दूर ही उतार दिया था और चला गया। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो बिल्कुल सामने ही अम्मा और अब्बा को देखकर मैं डर गई थी। अब्बा मुझे देखते ही गुस्से से आगे बढ़े और अम्मा ने तो मुझे थप्पड़ ही लगा दिया था। मम्मी गुस्से से कहने लगी कि तुम कितने घंटे कहाँ से गायब थी? मैंने तुम्हें हर जगह देखा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली थी। यहाँ तुम्हारी बहन की रुखसती भी हो गई और तुम मुझे नज़र नहीं आई। इतने घंटे तुम कहाँ पर थी? मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। अब मैं क्या बताती कि बाजी की जगह मैं रुखसत होकर गई थी। अगर मैं बता भी देती तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब अम्मी अब्बा से क्या बताऊं, क्या जवाब दूँ। इसी वक्त बाजी का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि अम्मी इसे कुछ मत कहो, ये बेचारी तो बड़ी ही जल्दी में निकली थी, मुझे बता कर गई थी, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती थी। असल में इसकी करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और वह अपनी आखिरी सांस गिन रही थी, इसलिए शादी को छोड़कर बीच में चली गई थी। यह सुनकर अम्मी और अब्बू का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने मुझे कमरे में जाने के लिए कह दिया था। मैं सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर मेरी बहन के दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर उसने उसी लड़की के साथ जाना था तो यह सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, और मुझे अपनी जगह पर क्यों बिठाया था। सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। वह लड़का जो दूल्हा बना था वह कौन था और वह क्यों शादी करने के लिए आया था? मगर निकाहनामी में बाजी का नाम था और उसने शादी मुझसे कर ली थी। इस शादी को कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे जानना था कि बाजी ने ऐसा क्यों किया है। अगले दिन वलीमा था और वलीमे पर वह दोनों बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह हंसी मजाक कर रहे थे। किसी भी तरीके से कोई भी शक नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या गेम खेला है। बाजी के चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था कि वह उसे नापसंद करती हैं। हालांकि उसने तो मुझसे यही कहा था कि मैं स्टेज पर गई तो बाजी को देखकर मैंने पूछा कि यह सब क्या है, क्या तुम मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझोगी? तो वह कहने लगी कि अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। मैंने गुस्से से कहा कि जब भी तुम दोनों का निकाह नहीं हुआ था तो फिर किस हैसियत से तुम यहाँ पर खड़ी हो? इस बात पर बाजी ने मुझे गुस्से से देखा और कुछ नहीं कहा। मुझे अपने बेवकूफ़ बनने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं सच में सोच रही थी कि किसी भी हाल में मुझे मालूम कर रहना है कि इन दोनों में क्या गेम चल रहा है। मैंने हिसाब लगाया कि जब बाजी घर से निकली थी और जब वापस मुझे अपने ससुराल में नज़र आई तो इस बीच 5 घंटे गुजरे। इन 5 घंटों में वे कहाँ पर थी और क्या कर रही थी? मगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाता तो बाकी की बातों की तह तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैं ससुराल वालों से बात करने लगी थी। इसी दौरान मुझे वही कल वाला लड़का अमन नज़र आया। मालूम हुआ कि वह दूल्हे का बहुत अच्छा दोस्त था।
इसीलिए वह इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। शायद वह मुझे कुछ बता सकता है। मैं उसके पास गई और उससे बातचीत करने लगी, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसके जाने के बाद बाजी की नंद मेरे पास आई और मुझसे देखते ही वह कहने लगी कि देखो ना, कल भाई और भाभी की पहली रात थी, लेकिन ये दोनों अमन के साथ डिनर करने के लिए पहुंच गए थे। मैं सुनकर चौंक गई थी कि मुझे छोड़ने के बाद वह इन दोनों को लेकर कहीं गया था। तो इसका मकसद क्या हो सकता है? मैंने बाजी की नंद से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये कहाँ पर गए थे? तो कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। हमें तो यही कहकर गए थे कि बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अब्बा और अम्मी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि यह क्या शादी की इस रात भला कौन बाहर जाता है। एक बात तो पक्की थी कि मुझे ये मालूम करना था कि रात को इस टाइम ये बाहर करने क्या गए थे। वलीमा फंक्शन घर पर ही हो रहा था, इसीलिए जल्दी से ऊपर बाजी की कमरे पर आ गई ताकि मैं कुछ तलाश कर सकूं। मुझे इस दौरान उनके कमरे की तलाशी लेनी थी ताकि मैं जान सकूं कि वह लोग क्या कर रहे हैं। मुझे इसलिए भी गुस्सा आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि बाजी को शायद मेरी जज्बात के बारे में इल्म था और उन्होंने मेरे जज्बात को इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ़ बनाया है। और वह जानती थी कि अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो शायद मैं अपनी मोहब्बत को पाने की खातिर चुप हो जाऊंगी। और जाहिर है कि इनका घर हमारे घर से 1.5 घंटे के सफ़र पर था और इतने टाइम में वह क्या कर सकती थी। मुझे इस बात का पता लगाना था, मगर उसे मेरे जज्बात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और अब तो उसे मुझे बता देना चाहिए था कि वह किस मकसद के लिए यहाँ से भागी थी। इसलिए मैंने सारे लिहाज को भूलकर सोचा कि अब मैं भी इसकी हरकत सबके सामने लेकर आऊँगी और जो कुछ भी यह छुपाना चाह रही है वह सबके सामने लेकर आऊँगी। मैं जल्दी से बाजी के कमरे में गई और तलाशी लेने लगी। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खोला और बाजी कमरे में आ गई। वह मुझे देखते ही कहने लगी कि तुम्हें मेरे कमरे में आने का हक किसने दिया है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से चली जाओ यहाँ से। इस वक्त मैं वहाँ से चुपचाप वापस चली गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझे हर हाल में बाजी का राज मालूम करना है। इसीलिए वलीमे के बाद जब हम वापस जाने लगे तो मैं तबीयत ख़राब करने का बहाना करके वहीं पर रुक गई थी और मेरे घर वाले वापस चले गए थे। मेरी बाजी के ससुराल वालों ने मुझे रोक लिया था कि जब बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी तभी हम इसे भेज देंगे। मैं इन दोनों पर नज़र रखना चाहती थी और यह काम यहाँ पर ही रहकर हो सकता था। मैं इन दोनों की चोरी चोरी बातें करते हुए सुनना। बाजी अपने पति को कह रही थी कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी छोटी बहन में इतनी अकल भी होगी, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल किया था, लेकिन देखो इसे तो कैसे हम पर शक हो गया है और अब ये मेरा ख्याल है कि वह हम पर नज़र रखने की खातिर यहाँ पर रुकी है। बाजी का पति कहने लगा कि इसे हरगिज़ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि हम शादी के दौरान क्यों गायब हो गए थे। उसे हरगिज़ भी पता नहीं चलना चाहिए ये बात। फिर वह बाजी से पूछने लगा कि तुमने वह सब कुछ संभाल कर तो रख दिया है? तब बाजी ने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ अलमारी के नीचे खाने में सब कुछ संभाल के रख दिया है और चाबी अपने कमरे के बाहर रखी गमले में छुपा दी है। यानी बाजी का राज अलमारी में छिपा हुआ था। मैंने मौके की तलाश करनी शुरू कर दी और मुझे जल्दी ही मौका मिलेगा। बाजी और उनके पति का एक दोस्त की दावत में जाना पड़ा। मैं जल्दी से उनके कमरे का रुख किया, गुलदान से चाबी निकाली और बाजी के कमरे में घुसकर उसकी अलमारी का निचला खाना खोला। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ भी देखने को मिल जाएगा। ये सब अगर हमारे घर में से कर लेता तो अब्बा उसकी जान ले लेते, बल्कि बाजी के पति को भी नहीं छोड़ते। अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था कि इन दोनों का प्लान क्या था और इन दोनों ने क्या किया था। इन दोनों से साफ साफ बात करना चाहती थी, इसीलिए उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी। जब वे वापस आए तो उन दोनों के सबूत के साथ मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका सारा राज हमारे सामने आ चुका था। वह तो अभी भी हैरत से मुझे देख ही जा रहे थे।
मैंने बाजी से कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सब कुछ सच सच सुनना चाहती हूँ। बाजी रोते हुए सब कुछ बताने लगी थी। मैं और आमिर एक दूसरे को पसंद करते थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे घर वाले मान जाएंगे, और हुआ भी यही। हमारे घर वाले मान गए और हमारी मंगनी भी हो गई। मंगनी के बाद अक्सर हम बाहर छुपकर मिलने लगे थे, ये जानते हुए कि निकाह से पहले ही तन्हाई में नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अब हम ये गलती कर चुके थे और इसी गलती का फ़ायदा हमारा किसी ने उठा लिया और हमारी तस्वीरें खींच ली थी। बारात वाले दिन मुझे आमिर का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि हमारी किसी ने तस्वीरें खींच ली है और अब हमें वह कॉल कर कर धमकी दे रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। अगर हमने इसी वक्त 10 लाख का इंतज़ाम नहीं किया तो वह हमारी तस्वीरें हमारे ख़ानदान को दिखा देगा। आमिर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, पुलिस में था। हमने उसे सारी बात बताई तो उसने हमारी मदद करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन उसके लिए हम दोनों के लिए इस आदमी के बताए हुए पते पर पैसे लेकर जाना था और हमें वहां पर जाकर उसे पकड़ना था। इस सारे काम में 5 घंटे लग जाते और हम शादी को भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि अगर हम शादी से गायब होते तो हम पर और भी ज़्यादा शक हो जाता। इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि अब आमिर को अमन की जगह पर बिठा दिया और मैं अपनी जगह पर तुम्हें बिठा दिया। और मुझे उम्मीद थी कि तुम माँ बाप की इज़्ज़त बचाने की खातिर तुम रुखसत हो जाओगी, और मैं यही चाहती थी कि सब कुछ वैसे ही हो जैसे हमने सोचा था। इसलिए हमने ये प्लान बनाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा हमने सोचा था। इस सारे टाइम के दौरान पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया और हमारी सारी तस्वीर निकाल ली, बल्कि उन्हें डिलीट भी कर दिया। सारे काम से निपट कर हम फिर घर वापस आ गए। मैंने फिर से तुम्हें इसलिए तो घर पर भिजवा दिया था कि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब अमन तुम्हें छोड़कर आया तो उसने मुझे कहा कि हम दोनों की शादी अभी नहीं हुई है, तो पहले हमें शादी करनी चाहिए। इसलिए वह हम दोनों को लेकर मस्जिद में चला गया था, जहाँ पर हमारे और कुछ भी दोस्त मौजूद थे, और गवाह की मौजूदगी में फिर हमने रात को शादी कर ली थी। सब कुछ सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे अलमारी से उनके शादी करने का निकाहनामा ही मिला था, जिस पर टाइम लिखा था, और कुछ तस्वीरें भी मिली थी जिसको रखने का उन्हें भी मौका नहीं मिला था। और मुझे ये बात भी पता चल गई थी कि मेरी बाजी को मेरे जज्बात के बारे में कुछ नहीं पता था। वह सिर्फ यही सोच रही थी कि माँ बाप के खातिर मैं रुखसत हो जाऊंगी, और ये नहीं सोच रही थी कि मैं अपनी पसंद को पाने के लिए रुखसत हुई। क्योंकि वह मेरी बहन का पति था, इसलिए मेरे लिए अब अपने दिल को काबू करना था, और मैं उन दोनों की शादी मुबारक कहकर घर पर वापस आ गई थी। धन्यवाद।